Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी हमारा लेक्चर देख रहा हो। आज हमारा 6th लेक्चर हो गया डिमांड के चैप्टर का, और हमारा तकरीबन समझ लो तो आधे जितना चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है ना। और उम्मीद करता हूं मैं कि आप घर पे भी जाके रिवाइज कर रहे हो, घर पे भी पढ़ रहे हो। मैं तो यहाँ पे हर लेक्चर में रिवाइज करवा ही रहा हूँ, पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने घर पे एक बार तो कम से कम जाके जो टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है वो आपने एक बार तो जरूर पढ़ा होगा ना। एक बार हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था भैया कि डिमांड क्या होता है ना। सबसे पहला पढ़ा था डिमांड क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसके बाद हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के बाद हमने पढ़ा था उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेप्शन कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे अप्लाई नहीं होता ना, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, है ना। ये तो क्या था, हमने पिछले लेक्चर से पहले तक पढ़ लिया था। फिर हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और एक दूसरा टॉपिक क्या, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, है ना। और एक और रह गया, देखो लॉ ऑफ डिमांड के बाद हमने क्या पढ़ा था, दो चीज पढ़ी थी ना, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, है ना। इतना टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। आप एक भी बार देखो ना तो समझ में आ जाना चाहिए क्या कि भैया डिमांड क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, रेशनल लॉ ऑफ डिमांड होता है तो क्यों होता है, क्या रीजन है कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ता है। फिर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। फिर क्या एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। लास्ट के लेक्चर में ना हमने खाली ये दो टॉपिक पढ़े थे, क्या एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, है ना। अब वो लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था तो इसलिए एक बार वापस रिवाइज करवा देते। देखो हमने ना लास्ट में जो रिवीजन किया था ना उसमें ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था देखो। अब ये ना हम इसको हाईलाइटर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था कि भैया एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या होता है। तो एक्सपांशन क्या होता है, एक्सपांशन मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ जाना। जाहिर सी बात है, क्या होता है, प्राइस डिमांड है, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, प्राइस क्यों हो गया, घट गया। देखो डिमांड ये क्या है, ये डिमांड है, ये क्या है, प्राइस है ना, दोनों सेम था, ठीक है। अभी क्या हो गया, प्राइस कम हो गया और डिमांड बढ़ गया। तो अगर प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलेंगे। तो एक्सपांशन क्या देखा था हमने, एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हेन डिमांड इंक्रीज, व्हाई डिमांड इंक्रीजेस, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है। पर और क्या होगा, अदर फैक्टर क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बट अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, देन इट विल बी नोन एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड को हम क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं ना। देखो आप एग्जांपल लिया था, देखो क्या हो रहा है, डिमांड यहां से यहां बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि प्राइस घट रहा है। तो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी हो रहे। तो डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड, व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हाई डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इट विल बी नोन एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड का दूसरा नाम क्या है, डाउनवर्ड स्लोप अलोंग डिमांड कर्व भी बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड को। तो चलो एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या होता है, हमारा खत्म हो जाता है। एक्सपांशन क्या मतलब डिमांड का बढ़ना प्राइस के घटने की वजह से। इसका दूसरा नाम क्या है, डाउनवर्ड स्लोप अलोंग डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। अभी क्या दूसरा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था क्या था, एक्सपांशन मतलब कम से बढ़ जाना क्या होता है, एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, ज्यादा से कम हो जाना, ज्यादा से कम हो जाना क्या होगा हमारा, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा, पर क्यों होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिमांड क्या हो रहा है, देखो डाउन जा रहा है, कम जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। क्या रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्राइस में बढ़ रहा
है। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अपवर्ड स्लोप अलोंग डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोप हो रहा है ना। देखो पहले क्या था, प्राइस ये था, फिर क्या हो गया, प्राइस बढ़ के ऊपर की तरफ चला गया। जब प्राइस बढ़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, ऐसे कम हो जाएगा। तो डिमांड कर्व कैसा हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व भी बोलेंगे। देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप अपने आप से देखते जाना। डाउनवर्ड स्लोप मतलब क्या होता है, एक्सपांशन। अपवर्ड स्लोप मतलब क्या होता है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया। एक्सपांशन क्यों होता है, डिमांड बढ़ जाता है, क्यों, प्राइस के घटने की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि डिमांड घट जाता है, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। पर इन दोनों में क्या होगा, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जो डिमांड में चेंज आएगा वो खाली किसकी वजह से आएगा, प्राइस की वजह से चेंज आएगा। तो अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड करो या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड करो। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर डिमांड करो में क्या रहा है, मूवमेंट आ रहा है, वो चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। तो अगर डिमांड करो में मूवमेंट है तो मूवमेंट किसकी वजह से होगा, हमेशा प्राइस की वजह से। अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ेगा या घटेगा तो क्या होगा, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होगा। तो ये तो था हमारा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के बाद। अब उसके बाद में पढ़ा था क्या, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड में भी डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है, पर क्यों, अदर देन प्राइस की वजह से। देखो इंक्रीज इन डिमांड है ना, इंक्रीज इन डिमांड में क्या रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, अदर चेंजेस की वजह से, है ना। प्राइस रिमेन सेम, उसमें क्या था, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में अदर थिंग्स रिमेन सेम, पर इसमें क्या आ रहा है, प्राइस रिमेन सेम। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैसे ही क्या था, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीजेस, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन सेम। डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, क्यों, अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसके लिए क्या था, हमने पढ़ा था इंक्रीज इन डिमांड है या डिक्रीज इन डिमांड, तो उसमें क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा। हमने पढ़ा था लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट, वो देख लेते हैं। देखो हाँ ये रहा ना, देखो प्राइस क्या, देखो प्राइस क्या है हमारा 80 रुपीज का 80 रुपीज है, पर डिमांड पहले 2 kg था, अब क्या हो गया 1 kg हो गया। अब 2 से 1 हो गया तो क्या हो गया, डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया ना, क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना। तो डिक्रीज इन डिमांड कैन ऑल्सो बी नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी क्या प्राइस 80 का 80 है, पर डिमांड 2 kg से कितना हो गया हमारा, 3 kg हो गया। तो मतलब क्या, प्राइस सेम रहा, डिमांड बढ़ गया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। तो अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, अपवर्ड या डाउनवर्ड। और अगर अदर देन प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, और राइटवर्ड शिफ्ट मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। ये तो क्या था हमारा एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। ये उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे कम से कम 1-2 मार्क का एमसीक्यू तो आराम से निकल सकता है। जैसे क्या एमसीक्यू निकल सकता है कि डाउनवर्ड को एक्सपांशन बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट को, अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोल सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को क्या बोलेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट को क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है, या शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है। ये तो था हमारा भैया डिमांड की सारी बातें थी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भैया प्राइस बढ़ता है तो डिमांड पे क्या असर होता है, या इनकम बढ़ता है घटता है तो डिमांड किस तरफ मूवमेंट करता है ना। हमने क्या बोला कि भैया देखो एक ना एग्जांपल, हाँ देखो हमने क्या पढ़ा भैया, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। अभी तक हमने ये पढ़ा क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगा, या फिर क्या इनकम ऊपर जाएगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, गिफ्ट गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा ना। हमने क्या पढ़ा, अभी डायरेक्शन ऑफ चेंज पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस में या इनकम में किसी भी चीज में चेंज आएगा तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा चेंज का, क्या पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ चेंज, है ना। क्या पढ़ा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, नीचे जाएगा, प्राइस ऊपर हुआ तो डिमांड नीचे जाएगा, इनकम ऊपर हुआ तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, गिफ्ट गुड्स का डिमांड क्या जाएगा, नीचे जाएगा ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ चेंज पढ़ा कि अगर किसी भी चीज में चेंजेस होता है तो डिमांड किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, पर कितना मूवमेंट करेगा, है ना। हमने बोला कि भैया प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, वो तो क्या हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ लिया कि भैया प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला, क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है कि भैया किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पर कितना मूव करेगा वो हमें कोई बताता नहीं है। तो हमें अब क्या जानना है, हमें पता तो चल गया कि भैया प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड क्या होने वाला है, कम होने वाला है, पर कितना कम होगा ये जानने के लिए हम क्या देखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस या कोई भी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो कितना चेंज आएगा,
तो उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, है ना। समझ लो मैं ना मतलब मेरा कोई बिजनेस है ना, मुझे डिमांड बढ़ाना था, तो मैंने क्या कर दिया, प्राइस मुझे पता है, इतना पता है कि क्या प्राइस कम करूंगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। पर अब क्या डिमांड बढ़ेगा तो मुझे सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन भी तो करना होगा ना, तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे प्राइस कम करने से कितना डिमांड बढ़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है 1 यूनिट भी बढ़ जाए, 100 यूनिट भी बढ़ जाए, 1000 यूनिट भी डिमांड बढ़ जाए ना प्राइस कम होने से। तो प्राइस कम होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा वो हम किस में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड वगैरह तो मैं क्या बताया था कि डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि भैया प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर कितना बढ़ेगा, कितना चेंज आएगा, वो हमें कहाँ पे पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। तो इलास्टिसिटी क्यों पढ़ना समझ में आ गया ना। इलास्टिसिटी क्या बताता है कि कितना चेंज आएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, किस डायरेक्शन में चेंज आएगा, है ना। अभी कितना आएगा किस में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। एक बार है ना समझने से पहले एक बार बुक का जो टेक्स्ट है वो क्या करते हैं, हम रीड कर लेते हैं। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, टिल नाउ वी वर कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी तक हमने क्या पढ़ा खाली कि अगर प्राइस में चेंज आएगा तो कौन से डायरेक्शन में डिमांड वगैरह जाएगा। From the point of view of a business firm, it is more important to know the extent of the relationship or degree of responsiveness of demand to changes in determinants। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भैया कौन से डायरेक्शन में चेंज आएगा। पर अगर आप कोई बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्या जानना बहुत जरूरी है कि कितना चेंज आएगा ना। अगर प्राइस से कम होने से या बढ़ने से डिमांड रिस्पॉन्ड करेगा तो कितना रिस्पॉन्ड करेगा, ये भी एक बिजनेस के मैन के लिए जानना जरूरी है। अब क्या लिखा हुआ, नाउ वी विल ट्राई टू मेजर द चेंजेस और से वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इसने क्या लिखा, अब क्या करेंगे हम, जो चेंजेस हो रहा है उसको क्या करेंगे, मेजर करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो कितना चेंज आएगा, उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। या मेजर करेंगे और क्या करेंगे, हम एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कौन से सवाल का जवाब ढूंढेंगे, हाउ मच डज द डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। हम क्या एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे, कौन सा सवाल का, हाउ मच डज द डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कि अगर प्राइस में चेंज आया तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, या फिर इनकम में चेंज आया तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, या तो फिर किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आया तो उसकी वजह से मेन कमोडिटी के प्राइस में, मेन कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आएगा। वो सब हम किस में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। टिल नाउ वी वर कंसर्न्ड अबाउट डायरेक्शन ऑफ चेंज, नाउ वी विल मेजर द चेंज, है ना। अब हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। उसके लिए ना देखो हमने ना मतलब अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ ना, अलग अलग सिचुएशन को हम समझते हैं ना, ताकि क्या हमें समझना आसान हो जाए। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ अ रेडियो फ्रॉम 500 टू 400। रेडियो का प्राइस कितना कम हो गया, 500 रुपए से 400 रुपए हो गया। मतलब कितना कम हुआ, देखो 100 रुपीज कम हुआ, है ना। इनिशियल प्राइस कितना था, 500 था, 100/500 इंटू 100 करेंगे, है ना। तो मतलब कितना परसेंटेज चेंज हुआ भैया, 20% क्या हो गया, चेंज हो गया। किसमें, फॉलिंग प्राइस ऑफ रेडियो फ्रॉम 500 टू 400। रेडियो का प्राइस कितना होगा, 500 रुपए से 400 रुपए हो गया। अगर रेडियो का प्राइस 500 रुपए से 400 रुपए हो गया, मतलब रेडियो का प्राइस कितना हो गया, 20% डिक्रीज हो गया। बट द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 150। पर क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, 100 से 150 हो गया। मतलब क्या, 50/100 इंटू 100, है ना। तो मतलब कितना चेंज आ गया, 50%, है ना। तो देखो क्या था कि प्राइस में चेंज आया, चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करता है ना। आपने वो साइंस पढ़ा है या थोड़ा बहुत मैथ्स या स्टैट्स पढ़ा है, तो उसमें हम क्या हमेशा चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, है ना। कभी मैं कहीं पे चेंज नहीं लिखूंगा, मैं क्या बनाऊंगा, ये डेल्टा ने, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो देख लो, क्या इसको ये जो बनाते हैं ना माउंटेन टाइप का ऐसा बनाता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं ना। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना। अभी देखो प्राइस में जो चेंज आया वो कितना आया, 20% आया। पर जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आ गया, 50%। प्राइस कितना कम हुआ, 20%, पर डिमांड कितना बढ़ा, 50%, है ना। अब अगर मुझे पता ही नहीं कि कितना डिमांड बढ़ने वाला है तो क्या करूंगा, अगर मैंने 500 से 400 चेंज किया तो मैं 100 बना रहा था, उसकी जगह पे क्या करूंगा, 120 बनाऊंगा। मैं क्या सोचूंगा कि भैया प्राइस में अगर 20% चेंज कर रहा हूं तो उम्मीद करता हूं क्या डिमांड में भी 20% चेंज आएगा। पर ऐसा होता नहीं है ना। इसमें क्या आ रहा है, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 20% चेंज आ रहा है, पर डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, 50% चेंज आ रहा है। इसीलिए हमें पढ़ना है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हम प्राइस में कभी भी चेंज करेंगे तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। ये तो क्या था, पहला एग्जांपल था, क्या रेडियो का प्राइस कितना होगा, 500 से 400, मतलब 20% गिर गया, पर रेडियो का डिमांड कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलिंग प्राइस ऑफ व्हीट फ्रॉम 20 रुपीज टू 18 रुपीज। व्हीट का प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए से 18 रुपए, मतलब कितना चेंज आ गया,
10% चेंज आ गया प्राइस में, है ना। तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 520, पर डिमांड कितना बढ़ा 500 से 520। इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 20 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, है ना। तो मेरे हिसाब से कितना आएगा 4% चेंज आएगा ना। तो देखो प्राइस में कितना कम हुआ 10%, पर डिमांड खाली कितना बढ़ा 4%, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जितना प्राइस को घटाओगे या बढ़ाओगे डिमांड में भी उतना ही चेंज आएगा, है ना। हमेशा क्या होगा, प्राइस में कुछ और चेंज करोगे, डिमांड में क्या कुछ और चेंज होगा। इसीलिए हमें क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, ताकि हम अच्छे बिजनेस डिसीजंस ले पाए। सही है। देखो 2 पॉइंट हो गया ना। सबसे पहला क्या था कि रेडियो का प्राइस 500 से 400 मतलब कितना हो गया था, 20% कम हो गया था, पर डिमांड कितना बढ़ गया था, रेडियो का 50% बढ़ गया था। अभी दूसरा एग्जांपल क्या था, व्हीट का। व्हीट में क्या हुआ था, प्राइस कितना चेंज हुआ था 10%, पर डिमांड खाली कितना बढ़ा 4% ही बढ़ा। अब एक और एग्जांपल दिया क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलिंग प्राइस ऑफ सेल्ड फ्रॉम 9 रुपीज टू कितना हो गया 7.5, है ना। तो मतलब 1.5 डिवाइड बाई 9 इंटू 100, है ना। मतलब कितना हो जाएगा अराउंड 40%, सॉरी ये 25% हो गया। तो सॉल्ट का प्राइस कितना कम हो गया, देखो 25% चेंज आ गया, पर डिमांड कितना हुआ खाली 1000 किलो से कितना हो गया 1005 किलो ही हो गया ना। मतलब क्या होगा पॉइंट समथिंग परसेंटेज, 0.5% जितना चेंज आया ना। प्राइस में तो कितना चेंज आ रहा है 25%, पर डिमांड में कितना चेंज आएगा 0.5%। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्ट तो क्या है नेसेसरी है। हमने पढ़ा था ना कि प्राइस बढ़ जाए या घट जाए या कुछ भी हो जाए ना, पर जो नेसेसिटी का डिमांड होता है वो तो क्या रहेगा सेम रहता है ना। तो उसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल इलास्टिसिटी होता है। मतलब क्या, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आएगा डिमांड में प्राइस में चेंज होने की वजह से। तो अगर मैं सॉल्ट बेचता हूँ तो मुझे ये दिमाग में याद रखना होगा कि देखो मुझे अगर डिमांड बढ़ाना है तो मैं प्राइस कम करके सॉल्ट का डिमांड नहीं बढ़ा सकता ना, क्योंकि मैंने प्राइस तो कितना कर दिया 9 रुपए से 7.5 रुपए, मतलब 25% जितना प्राइस चेंज कर दिया, पर डिमांड कितना बढ़ा 0.5% जितना ही खाली बढ़ा। तो इसीलिए इलास्टिसिटी पढ़ना क्या है बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि मतलब अगर प्राइस या इनकम या कोई भी चीज है उसकी वजह से डिमांड किस तरफ जा रहा था, पर अभी हम क्या पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ चेंज, मतलब क्या किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा। सॉरी अभी हम क्या पढ़ेंगे मतलब वो डिग्री ऑफ चेंज की, मतलब कितना चेंज हो रहा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, पर कितना जाएगा, कितना बढ़ेगा या घटेगा, वो हम किस में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, डिड यू नोटिस द एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलिंग प्राइस ऑफ ए रेडियो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए रेडियो इंक्रीजेस, सेम इज द केस विथ व्हीट एंड सॉल्ट। इसमें क्या हुआ देखो, प्राइस के गिरने की वजह से रेडियो का डिमांड भी बढ़ा, प्राइस के गिरने की वजह से गेहूं का डिमांड भी बढ़ा, और प्राइस के गिरने की वजह से सॉल्ट का डिमांड भी बढ़ा, है ना। Thus we can say that demand for radio, wheat and salt all respond to price changes, है ना। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि क्या सॉल्ट हो, रेडियो हो या व्हीट हो, प्राइस के चेंज होने से उसमें चेंज तो आएगा, पर इसमें डिफरेंस क्या है, देन व्हाट इज द डिफरेंस। तो फिर हमने ये पढ़ना क्यों है, द डिफरेंस लाइज इन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड विच कैन बी फाउंड आउट बाय कंपेयरिंग द परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें क्या है, हमें पढ़ना इसीलिए है कि तीनों क्या हुआ, प्राइस के चेंज होने की वजह से बढ़ गए, पर तीनों में क्या चेंजेस का परसेंटेज अलग अलग था। चेंजेस का परसेंटेज कैसे कैसे अलग था, देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या लिया था हमने, रेडियो का एग्जांपल लिया था ना। रेडियो में चेंज इन प्राइस और क्या लेते हैं चेंज इन डिमांड, है ना। तो यहाँ पे लिखा लेते हैं रेडियो, है ना। तो रेडियो में प्राइस में चेंज कितना था खाली 20%, है ना, और डिमांड में चेंज कितना आ गया 50%, है ना। मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने से भी डिमांड में क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मतलब क्या होता है, ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में कम चेंज है, डिमांड में ज्यादा चेंज है, तो क्या बोलेंगे मोर इलास्टिक। दूसरा हमने क्या लिया था एग्जांपल, व्हीट का एग्जांपल लिया था। व्हीट में क्या था, प्राइस में कितना चेंज आया 10%, डिमांड में कितना चेंज आया 4%, मतलब प्राइस के ज्यादा बढ़ने से डिमांड क्या पड़ा, बहुत ही कम बढ़ा, तो उसको हम क्या बोलेंगे लेस इलास्टिक, है ना। लेस इलास्टिक मतलब क्या, डिमांड में कम चेंज आ रहा है, प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है ना। क्या अगर डिमांड में ज्यादा चेंज है, जैसे रेडियो में क्या है, डिमांड में 50% का चेंज है और प्राइस में कितना है खाली 20% का, तो रेडियो का डिमांड क्या है ज्यादा इलास्टिक, है ना। मतलब प्राइस में थोड़ा भी डिफरेंस कर दिया तो डिमांड में क्या आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे मोर इलास्टिक। दूसरा हमने एग्जांपल क्या लिया था व्हीट का। व्हीट में क्या था, प्राइस में क्या 10% चेंज करा, पर डिमांड रिस्पॉन्ड तो करा, पर क्या बहुत ही कम रिस्पॉन्ड करा, कम रिस्पॉन्ड करा, तो क्या बोलेंगे लेस इलास्टिक। अभी तीसरा एग्जाम्पल क्या था, सॉल्ट का। सॉल्ट में क्या प्राइस में कितना चेंज आया, अराउंड 25% चेंज आया, पर डिमांड में कितना चेंज आया 0.5% ही चेंज आया, तो इसको क्या बोलेंगे इन इलास्टिक। मतलब क्या बिल्कुल ना के बराबर चेंज आ रहा है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि मतलब क्या, प्राइस के कम होने से तीनों ने रिस्पॉन्ड किया, तो फर्क क्या है भैया, हमें पढ़ना क्यों है,
पढ़ना इसीलिए है क्योंकि तीनों ने अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स किया, किसी ने ज्यादा रिस्पॉन्स किया, किसी ने कम रिस्पॉन्स किया, किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया ना। जैसे ना देखो इसका ना मतलब एक बहुत ही मतलब क्या है, मतलब एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझ लो क्या है पता है आपका है ना, आपके ना 3 फ्रेंड है ना, समझ लो 3 फ्रेंड है, तो क्या किया आपने ना, मतलब ऐसे आप फ्री बैठे थे, लेक्चर फ्री था, ऐसे सर्वर नहीं आया था, कोई टीचर नहीं था, क्लास खाली था ना, आपने एक को जाके ऐसे मस्ती में जोर से क्या कर दिया, चाटा लगा दिया है ना। तो देखो 3 ऑप्शन हो सकता है ना, देखो आपने क्या है उसको 1 स्लैप मार दिया ना, एक तो क्या होगा कि वो आपको 2 चाटे मार देगा ना, वो क्या है बहुत ही खतरनाक है। तो उसने क्या कर दिया, आपको 2 चाटे मार दिया ना, आपने उसको क्या मारा था, 1 स्लैप मारा था, उसने क्या कर दिया, आपको 2 स्लैप मारा। तो मतलब क्या है भैया, बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब क्या, आपने उसको 1 ही मारा पर उसने आपको 2 झड़ दिया ना। जैसे क्या हुआ रेडियो में प्राइस का चेंज कितना हुआ, खाली 20%, पर डिमांड कितना हो गया, 50% चेंज हो गया। तो क्या हो गया भैया, मोर इलास्टिक हो गया। दूसरा क्या है भैया, आपने उसको एक चाटा मारा था, उसने क्या कर दिया, आपको एक छोटा सा टपली मार दिया ना, मतलब क्या किया, कम रिस्पॉन्ड कर। यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 टपली है ना, देसी लिखते हैं 1 टपली। तो क्या हो गया भैया, ये लेस इलास्टिक है ना, मतलब क्या हो गया, कम। उसने क्या रिस्पॉन्ड तो दिया आपको, उसने आपने उसको चाटा मारा, उसने क्या कर दिया, आपको टपली मार दिया, मतलब उसने कम रिस्पॉन्ड दिया। जैसे क्या था एग्जांपल हमारा व्हीट का, कि प्राइस में कितना चेंज हुआ 10%, पर डिमांड में खाली कितना चेंज हुआ 4%, आपने उसको चाटा मारा, उसने आपको टपली मार दिया, तो क्या हो गया, लेस इलास्टिक। तीसरा क्या था भैया, आपने उसको चाटा मारा, उसने बोला भैया क्या हो गया, क्यों मार दिया, ऐसे छोड़ना भाई, ऐसे कुछ नहीं मारा, क्या बोला उसने आपको 0 स्लैप मारा ना, उसने आपको क्या बोला, खाली डांट दिया या ऐसे बोला मजाक मत कर, अभी मैं सीरियस हुआ ना। तो क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक है ना। जैसे क्या था सॉल्ट में प्राइस कितना हो गया, 25% चेंज हो गया, पर डिमांड क्या बोले, तू ऊपर से नीचे जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसने क्या खाली 5 रुपए बढ़ा दिया ना, उसने क्या कर दिया, आपको आपने उसको चाटा मारा, उसने आपको डांट दिया ना। तो ये क्या एग्जांपल से समझ गया ना। देखो क्या होता है, सबसे पहले एग्जांपल क्या था, रेडियो का प्राइस 20% चेंज हुआ, डिमांड क्या हो गया 50%, मतलब क्या बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, मोर रिस्पॉन्स, तो क्या बोलेंगे इलास्टिक है ना। फिर दूसरा क्या, आपने उसको एक चाटा मारा, उसने आपको एक टपली मार दिया। जैसे क्या था व्हीट का एग्जांपल, प्राइस 10% चेंज हुआ, पर डिमांड खाली कितना चेंज हो रहा है 4%, तो उसको क्या बोलेंगे लेस इलास्टिक। फिर क्या तीसरा एग्जांपल था सॉल्ट का, कि प्राइस कितना होगा 9 रुपए से 7.5 रुपए, मतलब अराउंड 25% प्राइस चेंज हो गया, पर डिमांड खाली कितना चेंज हो रहा है 0.5% चेंज हो रहा है, मतलब ना के बराबर या नेग्लिजिबल चेंज है, तो उसको क्या बोलेंगे इन इलास्टिक बोलेंगे। तो देखो समझ में आ गया ना कि हमें भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों पढ़ना है ना। अब ये ना जो इसका डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल होता है, तो हम एक बार उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ ए गुड। इलास्टिसिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कोई भी चीज का डिमांड होगा वो क्या करेगा, कितना रिस्पॉन्ड करेगा है ना, रिस्पॉन्ड कितना रिस्पॉन्ड करेगा, 50% करेगा, 10% करेगा, 20% करेगा ना, वो कितना रिस्पॉन्ड करेगा टू चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, समझ लो इनकम जिस चीज पे डिमांड डिपेंड करता है उसमें चेंजेस होने की वजह से डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगा है ना, वो हम किस में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड वगैरह में क्या पढ़ा था, कि जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, जैसे क्या था इनकम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स, उसमें चेंज होगा तो डिमांड में क्या चेंज आएगा, मतलब कौन से डायरेक्शन में चेंज आएगा। इसमें क्या पढ़ेंगे, जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है उसमें चेंज आएगा तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या चेंज आएगा, इसमें क्या पढ़ेंगे, कितना चेंज आएगा। तो इसमें क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन द वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, कि जिस चीज पे डिमांड डिपेंड करता है उसमें चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। आगे क्या पढ़ा था, क्या चेंज आएगा, इसमें क्या पढ़ेंगे, कितना चेंज आएगा। देखो अगर आपको हिंदी आता है ना, तो देखो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, मुझे इतना अच्छा तो नहीं आता है पर फिर भी देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या चेंज आएगा, अभी हम क्या पढ़ेंगे, कितना चेंज आएगा है ना। इलास्टिसिटी में क्या होता है, कितना चेंज आएगा क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब क्या चेंज आया तो हमने पढ़ लिया, अभी हम क्या पढ़ेंगे, कितना चेंज आएगा। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। मोर प्रिसाइजली, उसको और शब्दों में कहे, मतलब एग्जैक्टली कहे तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड। उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो क्या रख लेंगे, ऊपर रख लेंगे, और जो जिसपे वो डिपेंड करता है डिमांड है ना, उसमें कितना चेंज हुआ उसको क्या करेंगे,
नीचे रख लेंगे। वो है ना, अभी हम आगे आगे जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो इलास्टिसिटी तो क्या होता है कि जो जो फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करते हैं उसमें चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, है ना। अगर सारे फैक्टर या कोई अलग अलग फैक्टर से हम डिमांड को कंपेयर करेंगे कि भैया ये फैक्टर की वजह से डिमांड में इतना चेंज आया, ये फैक्टर की वजह से इतना चेंज आया, तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो ये तो क्या था, ब्रॉड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा कि डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू डिग्री ऑफ चेंज इन इनकम, है ना। अगर एक एक स्पेसिफिक को पकड़ेंगे तो क्या स्पेसिफिक नाम दे देंगे, पर अभी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, डिमांड में चेंज। तो इसमें क्या कोई पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से नहीं, क्या ओवरऑल फैक्टर में चेंजेस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अंग्रेजी में कैसा बोलेंगे, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अगर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में चेंज आ रहा है कितना, तो उससे डिमांड में कितना चेंज आएगा, तो हम किस में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। पर अभी हम क्या, पहला टॉपिक क्या है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या, समझ में आ रहा है क्या, कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितना इलास्टिसिटी है। इसमें क्या इनकम वगैरह की वजह से नहीं, क्या प्राइस की वजह से। देखो ना, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो क्या है, बहुत ही बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है। इसको ना हम यहाँ पे थोड़ा ग्राफ वगैरह बना लेते हैं ना। देखो क्या है, अलग पेन से लिखते हैं थोड़ा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, कि अलग अलग फैक्टर में कितना चेंज आ रहा है, उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। ये तो क्या हो गया, ब्रॉड कंसेप्ट हो गया। इसके ना बहुत सारे क्या है, पार्ट्स है। सबसे पहला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, प्राइस में कितना चेंज आएगा, उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी। अभी दूसरा क्या है, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में क्या बोलेंगे कि भैया इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो किस में पढ़ेंगे, इनकम इलास्टिसिटी में। तीसरा क्या है हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि रिलेटेड गुड्स, है ना। रिलेटेड गुड्स मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसमें चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम किस में पढ़ेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। तो आप समझ रहे हो ना। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है ना। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सब क्या है, उसके अलग अलग फैक्टर्स है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, है ना। तो क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। अभी उसको एक एक करके हम क्या पढ़ेंगे कि भैया प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या, कि प्राइस में कितना चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो क्या आप किस में पढ़ेंगे हम, प्राइस इलास्टिसिटी में। अभी इनकम में कितने चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो किस में पढ़ेंगे, इनकम इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में कितने चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो हम किस में पढ़ेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब इसका सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो उसको हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द रिस्पांस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, है ना। कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे, है ना। जब हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे ना, तो खाली प्राइस के चेंज को मेजर करेंगे, तो दूसरे सब चीजों को हमें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे क्या हो गया, इनकम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स वगैरह क्या रखेंगे हम, बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे। खाली किसकी वजह से चेंज पढ़ेंगे, प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है वही पढ़ेंगे। Given the change in consumer income is taste and preference of all other goods, in other words it is measured as a percentage of change in quantity demand divided by percentage change in its price. Given मतलब क्या होता है, given मतलब क्या होता है, इन सब चीजों को क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है। किस किस चीज को फिक्स रखना है, कंज्यूमर इनकम को, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को, और प्राइस ऑफ अदर गुड्स। मतलब ये तीन चीजें, क्या, कंज्यूमर का इनकम, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, है ना। अगर ये तीनों चीजों सेम रहेगा तो प्राइस में कितने चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। तो उसको अगर अंग्रेजी में बताए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैन बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड
क्या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, है ना। देखो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या था, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, है ना। अगर फैक्टर अफेक्टिंग इट है तो मतलब क्या, वो बहुत सारे फैक्टर है, मतलब ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसको हम क्या बोल देंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देंगे। अभी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, है ना। अब इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। समझ आ गया ना क्या होता है। देखो हमेशा में पढ़ना स्टडी तो क्या करना कि भाई डिमांड में कितना चेंज आएगा, अगर वो प्राइस की वजह से डिमांड के चेंज को स्टडी कर रहे तो क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम की वजह से कितना चेंज आ रहा है वो स्टडी कर रहे तो क्या हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी। रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज की वजह से मेन कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आ रहा है वो पढ़ेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी बोल देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है वो बिल्कुल क्लिनिकल क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ये भी क्लियर हो गया कि क्या कितने टाइप के इलास्टिसिटी होते हैं। क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी होता है जो प्राइस की वजह से होता है, इनकम इलास्टिसिटी होता है जो किसकी वजह से होता है, इनकम की वजह से होता है, कि इनकम की वजह से कितना चेंज आएगा डिमांड में। तीसरा क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस मतलब क्या होता है कि एक गुड्स के प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से दूसरे गुड्स के डिमांड पे कितना चेंज आएगा, वो क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी, है ना। उसमें क्या रिलेटेड गुड्स कितने तरह के होते हैं हम आगे पढ़ चुके हैं, कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दूसरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। अभी क्या बोलते हैं, अभी ये तो क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है ना। अब क्या करना, अभी हम क्या सीखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कैसे करना है ना। देखो ना ये इस पे न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसे मेजर करना है वो आ जाता है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी पे कभी नहीं आया तो क्या आ जाएगा, इनकम पे आ जाएगा। पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करेंगे उस पर तो क्वेश्चन आना ही आना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मतलब ज्यादातर इसमें क्या है, हमारे स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड वगैरह से हैं तो उनको क्या है, बेसिक मैथ्स वगैरह तो आता होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो प्राइस इलास्टिसिटी को अगर आपको मेजर करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, ईपी। ईपी को क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। अगर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो कैसे करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। देखो मैंने बोला था क्या, डेल्टा से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा कि डिमांड में कितना चेंज आया प्राइस में चेंज आने की वजह से, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। जो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, सबसे पहला एग्जांपल क्या लिया था, देखो यहाँ पे था ना हमारा रेडियो वाला एग्जांपल, है ना। रेडियो में क्या था, रेडियो का प्राइस कितना हो गया, 500 रुपए से 400 रुपए हो गया, तो डिमांड कितना हो गया, 100 रुपए से कितना, 100 से कितना हो गया, 150 हो गया, है ना। तो देखो तो मतलब प्राइस में कितना चेंज आया, देखो सबसे पहले प्राइस में कितना चेंज आया, 500 से 400 हो गया, मतलब कितना हो गया था, 20% चेंज आया। तो प्राइस में कितना चेंज आया, 20%। उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड कितना था, पहले 100 रेडियो का था, अभी 100 से कितना हो गया, 100। यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्राइस कितना हो गया था, ₹500 टू ₹400। अगर ₹500 से ₹400 प्राइस हो गया तो मतलब कितना होगा, 20% प्राइस में चेंज होगा ना। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैलकुलेट करना आता होगा। कैसे, 500 से 400 हो गया, मतलब क्या हो गया, 100 में चेंज आया, तो 100 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, मतलब प्राइस में कितना चेंज आया, चेंज इन प्राइस कितना हमारा 20%। उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, क्या होगा, 100 से कितना हो गया, डिमांड 150 हो गया ना, तो 100 टू 150, मतलब क्या हो गया, 50/100 इंटू 100, मतलब डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, 50% चेंज आ रहा है ना। तो देखो डिमांड में कितना चेंज आया, 50%, और प्राइस में चेंज कितना आया, खाली 20%, है ना। तो 50/20%, तो 50/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 1.5 आ जाएगा, है ना। कितना होगा, कैलकुलेट करके देख लो ना आप एक बार। क्या होगा, 50/20 कितना होगा, 1.5 होगा। क्या हमारा क्या मिल रहा है, 1.5 नहीं होता है, कितना होता है, 2.5 होता है। कितना होता है, 2.5। तो आपका ईपी क्या आ गया, 2.5। तो मतलब प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो रेडियो का हमने एग्जांपल लिया था, रेडियो में क्या था, डिमांड कितना हो गया था, 100 से 150 हो गया था, मतलब कितना परसेंटेज चेंज आया था डिमांड में, 50%। और प्राइस में कितना चेंज आया था, 500 से कितना हो गया था, 400, मतलब डिमांड प्राइस में कितना चेंज आया था, 20%, है ना। तो 50/20 इंटू 100, है ना, मतलब कितना होगा, 2.5 हो गया। तो ईपी क्या हो गया हमारा, 2.5। प्राइस इलास्टिसिटी समझ गया ना क्या होता है इसका, प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या होगा,
डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या ईपी पता चल जाएगा, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी पता चल जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में ना। देखो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ, हम उसको इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ना। कोई देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ₹6 to 4। मतलब प्राइस कितना हो गया? 6 रुपए से कितना हो गया? 4 रुपए हो गया, है ना। तो 6 रुपीज से कितना हो गया हमारा? 4 रुपीज हो गया। देखो इसमें क्या रहा हमारा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4। प्राइस कितना हो गया? 6 to 4, मतलब कितना चेंज हो गया? 2/6 × 100, मतलब कितना हो गया? प्राइस में चेंज कितना आ गया? 33.33% चेंज आ गया। अभी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15। 10 to 15 मतलब क्या होगा? 5/10 × 100, मतलब कितना चेंज आ रहा है? 50% चेंज आ रहा है ना। तो देखो क्या हो गया हमारा, चेंज इन प्राइस कितना आ रहा था हमारा? 33%। चेंज इन डिमांड कितना आ रहा है हमारा? 50%, है ना। तो ईपी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्या होगा? इक्वल टू चेंज में डिमांड में कितना चेंज आ रहा है हमारा? 50%। तो 50 अपॉन प्राइस में कितना चेंज आ रहा है? 33.33। तो 50 अपॉन 33.33 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1.5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 1.5। देखो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? 1.5 आ रहा है। देखो मेन आंसर है ना। पर देखो ये इन्होंने क्या अलग मेथड से कैलकुलेट किया, पर हम क्या अपना सिंपल लेके चलेंगे। क्या? प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो हमने उस फॉर्मूला से देखा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1.5 आ रहा है। अभी क्या इसमें दूसरा एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? अ 5% फॉल इन प्राइस ऑफ ए गुड लीड्स टू 15% राइज इन डिमांड। इसमें तो क्या हमें कोई कैलकुलेशन ही करना नहीं है, इसमें तो क्या अपने आप दिया हुआ है क्या कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है? 5%। डिमांड में कितना चेंज आ रहा है? 15%। तो उसको हम ऐसे ही सिंपल कैलकुलेट कर देंगे। ईपी इक्वल टू क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना दिया हुआ है? 15%, और प्राइस में कितना चेंज है? 5%। तो 15/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो ईपी इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। देखो क्या होता है? परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या हो गया? 15% अपॉन 5%। तो ईपी क्या हो गया हमारा? 3 हो गया है। ये तो क्या था? नॉर्मल था। क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो क्या था? एक सिंपल फॉर्मूला था। अभी ना मैथ्स में ना जैसे कहता है फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो वैसे आप इसको भी ब्रेक डाउन करोगे तो क्या इससे ही एक और फॉर्मूला भी निकल जाएगा। देखो परसेंटेज चेंज इन नॉर्मल फॉर्मूला, नॉर्मल हमारा क्या है? मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड करना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। इससे हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अभी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करना है, वो कैसे होगा? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, है ना। तो क्या हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन क्वांटिटी अपन क्वांटिटी इनटू 100, चेंज इन प्राइस अपन प्राइस इनटू 100। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इसको और क्या लिखा हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। और उसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ये डिवीजन है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ये क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स है। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आ जाएगा कि क्या ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस है, इसको हमें इधर ले जाना है तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में जो क्या है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। पर इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसको क्या लाना पड़ेगा? यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो और एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू चेंज इन प्राइस अपॉन इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? एक और तरीके से हमने क्या बोला? हम चेंज को कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। तो कैसे लिखेंगे? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, मतलब क्या? Q इनटू ओरिजिनल प्राइस, मतलब क्या हो गया? P हो गया डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, है ना। अगर हमें किसी ने ऐसा बोला हुआ है क्या कि अगर आपको वैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो क्या आप ये भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या है? ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, पर हमने क्या किया? इसको ब्रेक डाउन करके ऐसा लिख सकते
है। देखो मैं उम्मीद करता हूँ आपका मैथ्स थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो एक बार 9th 10th का मैथ थोड़ा बहुत रिवाइज करो या अपने किसी दोस्त को बोलो, आपको समझा देगा, है ना। देखो क्या होता है, सबसे पहला नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। अभी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी अपन क्वांटिटी इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस अपन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, है ना। तो उसका पहला क्या था, ऐसा था, उससे हमने क्या ड्राइव किया, उससे हमने ये ड्राइव किया, है ना। अब ये क्या है, ऐसा है, अब इसको सॉल्व करना है तो और इसको डिवीजन में ले जा सकते हैं, तो उसको डिवीजन को पहले तो क्या है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अभी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना पड़ता है, तो उससे क्या हो गया, ये आ गया, है ना। ये क्या था, तीसरा पॉइंट, है ना। पहला फॉर्मूला ये था, उसको हमने ब्रेक डाउन किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको ब्रेक डाउन किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तो क्या लिखा हुआ, पूरा लिखा हुआ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, तो इसको हमने क्या शॉर्ट फॉर्मूला बना दिया। क्या, अगर ईपी फाइंड करना है, क्या ईपी फाइंड मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस फाइंड करना है कि प्राइस इलास्टिसिटी कितना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस भी आप लिख सकते हो। देखो ना, वो हमने जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसको हम ऐसे भी सॉल्व करके देख लेता है ना, कि क्या हो गया, देखो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 to 4, 6 to 4 हो गया, मतलब चेंज कितना आया, 2 रुपीज का चेंज आया, है ना। सॉरी, इसमें ना देखो यहाँ पे ना पूरा मतलब अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो ये सब है ना, जो पुराने टेक्निक से किया था ना वो मिटा देते हैं, इसको ना एक बार नए टेक्निक से सॉल्व करके देखते हैं, ये ना सब मिटा देते हैं अभी। देखो ये हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या लिखा है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4, एक मिनट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4, मतलब प्राइस कितना हो गया, 6 रुपये से 4 रुपये हो गया। पहले कितना था, 6 रुपये था प्राइस, अभी कितना हो गया प्राइस, 4 रुपये हो गया, तो मतलब चेंज इन प्राइस कितना हो गया हमारा, 2 रुपीज़ का हो गया। ये तो क्या, चेंज इन प्राइस हो गया 2 हो गया। हमारा ओरिजिनल प्राइस था, जो मतलब पहले वाला प्राइस था, उसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, तो प्राइस कितना है हमारा, 6 रुपये था, तो चलो चेंज इन पी और पी मिल गया। अभी क्या होगा, डिमांडेड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स, है ना। तो पहले डिमांड कितना था, 10 था, अभी डिमांड कितना हो गया, 15 हो गया, तो मतलब चेंज इन डिमांड कितना हो गया आपका, 5, है ना। ओरिजिनल डिमांड कितना था आपका, ये था, चेंज इन डिमांड कितना हो गया, 5, ओरिजिनल डिमांड क्या था आपका, 10, तो अभी हमें मिल गया। तो अभी हमने ईपी क्या पढ़ा था, ईपी इक्वल टू क्या पढ़ा था, देखो हमने फॉर्मूला लिखा ना, ईपी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, ये ना दूसरे पेन से लिखते हैं, हमारा चेंज इन क्वांटिटी कितना है यहाँ पे 5 है, तो क्या लिखेंगे 5 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 10 है, तो क्या लिखेंगे 5 अपॉन 10 इंटू ओरिजिनल प्राइस क्या है हमारा 6 है, 6 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है 2, है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो समझ में आ गया ना, ये हमने क्या दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देख लिया। पहले हमने कैसा देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाले तरीके से भी देखा था, तो भी आंसर क्या आया था 1.5 आया था। अभी कौन सा फॉर्मूला से देखा, चेंज इन क्वांटिटी अपन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपन चेंज इन प्राइस, तो भी आंसर क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है। मतलब आप उस मेथड से देखो या इस मेथड से देखो, नॉर्मली फॉर्मूला तो क्या है हमारा एक ही फॉर्मूला है, तो आंसर भी क्या आएगा एक ही आंसर आएगा आपका, है ना। अभी देखो है ना, ये इलस्ट्रेशन 3 करके दिया हुआ आपका मॉड्यूल का, वो है ना, आप एक बार घर पे जाके रिवाइज करके देखना, आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम जो कल नेक्स्ट क्लास करेंगे ना उसमें इसको तो एक बार रिवाइज करेंगे, है ना। इसको हम आंसर निकाल के दिखाएंगे आपको, है ना। देखो है ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज कम पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी आएगा, इसीलिए आपको अच्छे से समझना है ना। देखो पूरा इतना भर गया ना, देखो अब है ना हम क्या करते हैं, एक बार है ना इन पूरे को क्या कर देते हैं हम रिवाइज पूरा है ना रब कर देते हैं, और इसको क्या करेंगे एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये ना रब करने में भी बहुत टाइम लगता है ना, इरेजर खराब हो गया लग रहा है इसे। बच्चों घर पे पढ़ते रहना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी एक आध 5-6 दिन तक रिवाइज नहीं किया ना तो लगेगा पता नहीं भैया कौन से लैंग्वेज में पढ़ा रहा है सर, है ना। फिर क्या इतना मेहनत से पढ़ाया, चीख चीख के पढ़ा रहा हूँ ना, अभी बारिश है तो भी लेक्चर लेने आया हूँ,
तो क्या हो जाएगा, पूरा मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। और क्या मेरा मेहनत बेकार नहीं करना है, खुद का मेहनत बेकार नहीं करना है, और सबसे ज्यादा तो क्या आपके माँ बाप जो आपको इतना मतलब मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, है ना, वो टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अपना एनर्जी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है ना, तो उनको कभी भी डिसअपॉइंट तो नहीं करना है ना। इसीलिए बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना है तो मैं कह रहा हूँ अभी जाके अपने फैमिली को बोल दो हाथ जोड़ के कि देखो पापा मम्मी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप फालतू में अपना पैसा मेहनत किया हुआ बर्बाद मत कराना। अभी लॉकडाउन बहुत कठिन समय है, किसी का जॉब नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं है ना। फिर भी क्या होता है, माँ बाप वगैरह बच्चे को बिल्कुल भी एहसास तक नहीं होने देते कि क्या कुछ भी घर के हालात है, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते। क्या बोलते हैं, भैया तू खाली बैठ के पढ़, है ना, और हम भी इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। और अगर फिर भी आप टाइम पास करोगे, घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे, तो सच्ची में बिल्कुल सारी मेहनत सबकी बेकार है। आप अपने माँ बाप को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने टीचर्स को भी बेवकूफ़ कर बना रहे हो, और सबसे बड़ा तो आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हो। इसीलिए कभी भी जो भी चीज़ करना तो उसमें 100% दे देना, वरना तो क्या वो चीज़ को टच ही मत करना, है ना। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, पूरा 100% दे दो, वरना क्या ऐसे फालतू में करने खातिर करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो कहते हैं 11-12 था कि जो आपने सोचा कि चलो करने खातिर करते हैं ना तो पास हो जाएंगे, पर ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, सीए ऐसा कोर्स नहीं है। सीए में आप बिना मेहनत के पास नहीं हो सकते हैं। फाउंडेशन में क्या, अभी फाउंडेशन तो चलो स्टार्टिंग है, तो कम से कम मिनिमम कितना आप रोज का 6-7 घंटे दोगे तो भी आप पास हो सकते हो। पर जैसे ही आप आईपीसीसी में फाइनल में आओगे ना, कसम से आपको दिन का कम से कम 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा ना। तो क्या अभी से ऐसा मेंटेलिटी बना के रखना क्या कि भैया 3-4 साल मेहनत करेंगे तो क्या पूरी जिंदगी आराम करेंगे। पर अगर ये 3-4 साल आपने मस्ती में गुजार दिए और क्या बोले सर का तो काम है भैया, सर तो कहते रहते पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है ना, अगर आपने यही सोच के पढ़ा ना तो ये 4 साल तो आप मजे कर लोगे, पर उसके बाद जो सजा मिलेगी ना भैया वो पूरे जिंदगी भर सजा रह जाएगी, है ना। और अगर अभी 4-5 साल मेहनत कर ली ना, सही में ये जो ना 12th के बाद कितना है 4.5 साल लगता है, अगर आपने सब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया तो पूरी जिंदगी याद रखोगे कि भैया सर ने पढ़ाया भले बेकार था, पर कम से कम एक बात अच्छी बताई कि जो भी करना 100% देके करना, है ना, करने खातिर करना बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आपने 4 साल बर्बाद कर लिया, अभी आप कितने समझ लो 18 साल के हो अराउंड, है ना, 12th पास किया तो 17-18 साल के होंगे, 19 साल के होंगे मुश्किल से, है ना। तो अभी क्या फिर 4 साल आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो 23 साल के हो जाओगे, है ना। और अगर मेहनत नहीं की सही से तो क्या सीए भी क्लियर नहीं हुआ और आपके पास 23 साल में कोई और डिग्री भी नहीं है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने वाले चाले करना ही मत। पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वरना क्या पढ़ना छोड़ दो। ये 11th-12th नहीं है, ना ही ये बीकॉम है कि क्या ऐसे ही मतलब सर ने पढ़ाया क्लास में चलो एग्जाम में क्या हो जाएगा 10 में से 5 क्वेश्चन करना है, ये सीए है। सीए में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। गलत फहमी कभी भी पाल के मत रखना। अगर आपको बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो रही है तो कभी भी पास्ट ईयर्स के रिजल्ट निकाल के देख लेना, तो आपका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया रोज रिवाइज करो, घर पे जाके पढ़ोगे, है ना। आपको इतना अच्छा मतलब फैसिलिटी मिल रहा है कि आपको मतलब डाउट सॉल्व करवा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं 2-3 बार रिवाइज करवा रहे हैं, है ना। तो फिर भी अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो भैया फिर तो मतलब आपसे बुरा कोई नहीं है ना। चलो अभी ज्ञान की बातें बहुत हो गया ना, सर ने लेक्चर दे दिया। देखो लेक्चर देने का कोई इरादा नहीं था, पर ये क्या है, ये हकीकत है ना। देखो मुझे तो क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे मेरा फीस मिल जाएगा। नुकसान क्या है, सबसे पहले आपके माँ बाप का नुकसान है जो ऐसे इतना मुश्किल से आपको पढ़ा रहे, फीस दे रहे। दूसरा क्या है, आपका खुद का नुकसान है। एक तो क्या आप 1-1 घंटे का लेक्चर सुन के टाइम भी बर्बाद कर रहे हो और क्या पढ़ भी नहीं रहा ना। तो ये जो आप 1-2 घंटे का लेक्चर सुना वो भी टाइम क्या हो गया, बर्बाद हो गया। इससे अच्छा तो क्या 1-2 घंटे का आप मूवी देख लेते या एंजॉय करना है तो अच्छे से एंजॉय कर लेता है ना। कोई भी काम है ना जिंदगी में हाफ हार्टेडली कभी भी मत करना। दे दो किसी भी चीज को तो पूरा 100% दे दो, या तो फिर क्या उसमें टाइम बिगाड़ने का कोशिश ही मत करो, है ना। ये याद रखना भाई, जिंदगी भर के लिए खाली ये पढ़ाई में नहीं है ना, किसी भी चीज को दो तो अपना 100% दो, वरना वो चीज को टच ही मत करो, है ना। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखो आज हमने सबसे पहले पढ़ा क्या कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्यों पढ़ना है, एक ही मिनट है, अभी कॉल आ रहा है। आज हमने क्या पढ़ा, देखो आज हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। हमने क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो डिमांड किस तरफ जाएगा, मतलब क्या चेंजेस आएगा। अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ेंगे कि कितना चेंज आएगा, है ना, कितना चेंज आएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक क्या पढ़ा था कि क्या चेंज आएगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, कितना चेंज आएगा। अभी तक हमने पढ़ा था क्या, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी क्या पढ़ेंगे, कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। अभी क्या पढ़ेंगे, कितना चेंज आएगा, उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, उसको जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं,
जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे उसमें चेंजेस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। फिर मैंने ना देखो आपको बताया था कि इलास्टिसिटी क्या होता है, बहुत तरह के होता है। हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड में उनको अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या था, अलग अलग फैक्टर्स है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या कि डिमांड में कितना चेंज आएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। दूसरा क्या था हमारा, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कि रिलेटेड गुड्स में प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे। अभी आपको इलास्टिसिटी समझ में आ गया ना, क्या होता है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ये तो क्या था हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। अब इसमें हम पहला शुरू करेंगे। पहला कौन सा शुरू करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। क्या कि कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या डिमांड, किसकी वजह से, चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। हमने क्या सीखा था फिर, प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे डिनोट किया जाता है, ईपी। तो हमने क्या पढ़ा था, ईपी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें हमने सबसे पहले एग्जांपल कौन सा लिया था, रेडियो वाला लिया था ना, रेडियो वाला। रेडियो वाले में क्या था, डिमांड कितना हो गया था, 100 से 150, मतलब डिमांड में चेंज कितना गया था, 50%। और प्राइस कितना हो गया था, 500 से 400, मतलब प्राइस में कितना चेंज आया था, खाली 20%। तो 50/20 इक्वल टू कितना होता है, 2.5। तो हमारा ईपी मतलब प्राइस, इसको हम क्या बोलेंगे, ईपी मतलब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, रेडियो के केस में 2.5 है, ये 2.5 है, ठीक है। तो ये तो क्या क्या आपको प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना आ गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ ना, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, ईपी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो क्या था, हमारा बेसिक फॉर्मूला था। इसको भी हमने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन किया तो कैसे किया, सबसे पहले क्या किया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कैसा लिख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मिल जाएगा, इससे ये बन गया। दूसरा क्या, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो उससे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो क्या ईपी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो बोला हाँ ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो ये तो क्या हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये असल में दूसरा फॉर्मूला नहीं, ये क्या है, पहले का ही थोड़ा ब्रेक डाउन है, ये हो गया। अभी दूसरा है, अब इसको क्या और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिवीजन को क्या लाना, मल्टीप्लिकेशन में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। तो हम क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, हमारा तीसरा फॉर्मूला बन गया। क्या, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ये क्या था, तीसरा था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हमने क्या बोला, डेल्टा से हम क्या डिनोट करते हैं, चेंज। क्या लिखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी मतलब चेंज इन क्यू अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी को हम क्या डिनोट करेंगे, खाली क्यू से। चेंज इन क्वांटिटी मतलब क्या होगा, डेल्टा क्यू, और ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब क्यू इनटू ओरिजिनल प्राइस को किससे डिनोट करेंगे, पी से, और चेंज इन प्राइस को किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा पी से। तो फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। तो ये क्या हो गया, हमारा ईपी का फॉर्मूला हो गया। क्या आप इसमें से तीन में से कोई भी याद रखो, आपका क्या आएगा, आंसर तो सेम आएगा। इसका हमने वो एक एग्जांपल लिया था ना, देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन था हमारा, क्या कि प्राइस कितना हो गया, 6 से कितना हो गया हमारा, प्राइस पहले कितना था, 6 रुपीज था, अभी प्राइस कितना हो गया, 4 रुपीज हो गया ना। तो हमारा चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है, 2 रुपीज आ रहा है ना। और ओरिजिनल प्राइस मतलब पहला वाला प्राइस कितना था हमारा, 6 रुपीज था, ये हो गया। अभी क्या दूसरा डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, 10 यूनिट से कितना हो गया, 15 यूनिट्स हो गया। पहले डिमांड कितना था हमारा, 10 यूनिट्स था, फिर डिमांड कितना हो गया, 15 हो गया। तो चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है। ओरिजिनल डिमांड हमारा कितना था, मतलब पहले वाला डिमांड कितना था, 10 रुपए था। तो अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर दें, क्या चेंज इन क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आया,
तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया 15 माइनस 10 है ना, पहले 10 क्वांटिटी था, अभी कितना हो गया 15 हो गया, तो चेंजिंग क्वांटिटी कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अभी ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब पहले कितना क्वांटिटी था 10 था, तो हो गया 5/10 इंटू पहले प्राइस कितना था हमारा 6 रुपीज़ था, तो ओरिजिनल प्राइस क्या लिखेंगे 6 रुपीज़ लिखेंगे है ना, और चेंज इन प्राइस 6 रुपये से कितना हो गया 4 रुपये हो गया, तो अभी चेंज इन प्राइस कितना आ गया 2 कैसे हुआ 6 माइनस 4, तो ये हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 5/10 मतलब कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 6/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो 0.5 इंटू 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5, तो आपका ईपी आ गया, ईपी इक्वल टू 1.5 है ना। पहले हमने कौन से मेथड से देखा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमने निकाला था, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा कितना निकला था 33% है ना, सॉरी 50% निकला था, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना निकला था हमारा, देखो ना यहाँ पे देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा निकला था 33%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकला था हमारा 50%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकला था 33%, तो हमने किया था 50 डिवाइड बाई 33.33, तो हमारा आंसर क्या आया था 1.5 आया था। कैसे निकला था 50% डिवाइड बाई 33.33, तो हमारा आंसर क्या था 1.5। तो क्या पहले फॉर्मूले से करो, दूसरे से करो, तीसरे से करो, आंसर तो क्या आएगा हमारा सेम आएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है, इतना पढ़ा ना, क्या पढ़ा सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होता है वो समझा, फिर हमने समझा क्या कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, फिर हमने क्या प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखा, उसके हमने 3 न्यूमेरिकल्स करके देखे, मैंने 2 न्यूमेरिकल्स देखे, और जो थर्ड इलस्ट्रेशन था मतलब क्या है तीसरा वाला, वो क्या करना है आपको घर पे होमवर्क करना है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी क्लियर हो गया होगा, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, ये था ओरिजिनल फॉर्मूला, क्या था ये ओरिजिनल फॉर्मूला था, उससे क्या डिराइव हुआ दूसरा फॉर्मूला डिराइव हुआ, उससे क्या ये तीसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया है। अभी एक बार घर पे जाके करना, आप थोड़ा न्यूमेरिकल्स देखना, आपको हो सकता है कि मतलब क्या बुक्स में पीछे एमसीक्यू में शायद मिल जाए न्यूमेरिकल्स, और तीसरा इलस्ट्रेशन है वो होमवर्क में घर पे करके आना। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे पूछना, वरना हम अगले जब लेक्चर लेंगे उसमें तो वो 100% सॉल्व करवाना ही करवाना है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।